कच्चा की सुरक्षा आप ही के हाथों में। मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। उनके घर में घुस के मारेंगे। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ठंडे पानी से आंखें धो ले बेटा, दिखाई देने लगेगा। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए या इसे सुपरहिट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? अच्छी कहानी, अच्छे एक्टर्स, बेहतरीन विजुअल्स, म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क, तब जाकर एक फिल्म सुपरहिट होती है। लेकिन इंडिया के अंदर इसका क्राइटेरिया बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई माजी का वाकया उठाना है, इसके अंदर मर्जी से कांट छांट करके मसाले के तौर पर देशभक्ति और प्रोपेगेंडा को ऐड करना है, जो कि पाकिस्तान और खसूसन मुसलमानों को नीचा दिखाए, और लीजिए आपकी फिल्म तैयार है जो कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकती। सो यही वजह है कि कोरोना के वार के बाद अपने डूबते हुए कैरियर और रोजी को बचाने के लिए तकरीबन तमाम बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स ने इसी लाइन को पकड़ लिया है कि पाकिस्तान को गाली दो, मुसलमानों को नीच, घटिया और दहशतगर्द कौम दिखाकर अपने बेतुके डायलॉग्स और मुजरों के जरिए हीरो बन जाओ। और इसी लिस्ट के अंदर एक नई फिल्म पेशे खिदमत है अक्षय कुमार की बेल बॉटम, जिसके अंदर वो एक स्पाई एजेंट या रॉक एजेंट का किरदार निभा रहे हैं। अब बस आगे की कहानी आप खुद ही समझ जाएं। चलें फिर भी एक सच्चे वाकये की वजह से मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी हाँ, ये एक रियल लाइफ के वाकये पर बेस करती है, जो कि हुआ था 1984 में। इस साल 24 अगस्त 1984 को इंडियन एयरलाइन के एक जहाज को कुछ पंजाब इंडिया को सेपरेट करने की डिमांड करने वाले कुछ सिख सेपरेट मूवमेंट दल खालसा के कुछ सिखों ने अगवा कर लिया, जिनकी उम्रें सिर्फ 20 से 25 साल के दरमियान थी। ये अपने अलग मुल्क खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि यानी शाहिदीन के मुताबिक ये जहाज के अंदर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इनका मकसद अपनी तहरीक दल खालसा के लीडर को छुड़ाना था और भारी तावान वसूल करना था। ये फ्लाइट इंडियन पंजाब के शहर चंडीगढ़ से श्रीनगर के लिए रवाना हुई थी, जिसके अंदर तकरीबन 100 के करीब मुसाफिर थे। इससे पहले भी इंडिया के 5 प्लेन हाईजैक हो चुके थे, जिसका इल्जाम बिना सबूतों के एज यूजुअल पाकिस्तान पर लगाया गया था। हालांकि ये सब कश्मीर की आजादी की तहरीक लड़ने वाले मुजाहिदीन खुद कर रहे थे, मगर हर बार इनका कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़कर इसे दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश की गई कि ये दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है। मगर इस बार ये सब के सब हाईजैकर्स सिख थे, और इसे इंडियन एविएशन हिस्ट्री का सबसे लंबा हाईजैक भी कहते हैं। हाईजैक के बाद ये जहाज सीधा पाकिस्तान के शहर लाहौर लैंडिंग के लिए बढ़ा दिया गया। इंदिरा गांधी इस वक्त इंडिया की पीएम थी। पाकिस्तान ने इस जहाज को अपनी सरजमीन पर उतारने से मना कर दिया, क्योंकि वो इससे पहले इससे मुतल्लिक दुनिया का पॉलिटिकल प्रेशर पहले भी झेल रहा था। सो लाहौर एयरपोर्ट की तमाम लाइटों को बंद कर दिया गया ताकि पायलट को रनवे नजर न आए और ये मजबूरन यहाँ से आगे बढ़ जाएं। हालांकि इंदिरा गांधी ने फोन पर पाकिस्तानी पीएम को ये कहा था कि जहाज को लाहौर पर लैंड करवा कर आगे ना जाने दिया जाए, वरना इनके लिए सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इस फोन कॉल पर पाकिस्तान ने जहाज को इंसानी हमदर्दी की बिना पर लैंडिंग और रिफिलिंग की इजाजत तो दे दी, लेकिन जल्द अज जल्द ये जगह छोड़ने के ऑर्डर भी दे दिया है। सो मजबूरन ये जहाज टेक ऑफ करता है और हाईजैकर्स पायलट को इसे बहरीन ले जाने का कहते हैं। मगर बहरीन की फ्लाइंग कंडीशन खराब होने की वजह से पायलट के इनकार पर अब इनके पास सिर्फ 3 ऑप्शन थे, यानी इस लिमिटेड फ्यूल की वजह से अब वो सिर्फ 3 जगहों पर पहुंच सकते थे, दुबई, अबू धाबी और मस्कत। लिहाजा इसे दुबई की तरफ मोड़ दिया गया। मगर दुबई अथॉरिटीज ने भी पाकिस्तान की तरह इसे लैंड करवाने से इनकार कर दिया और रनवे की तमाम लाइट्स बंद करके रेडियो कम्युनिकेशन को भी साइलेंट कर दिया। सो इस बार पायलट ने मिन्नतें की कि अगर आप हमें लैंड नहीं होने देंगे तो मजबूरन फ्यूल खत्म होने की वजह से इस जहाज को पानी पर उतारना पड़ेगा, जिससे सभी के सभी मुसाफिर हो सकता है कि मारे जाएं। सो इसे लैंडिंग की इजाजत मिल गई। मगर यहाँ पर पहले से ही दुबई अथॉरिटीज इस सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार थी और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस सूरत हाल को हैंडल किया। खास तौर पर इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो कि इस वक्त दुबई के हुक्मरान हैं, इन्होंने खुद हाईजैकर से निगोशिएशन करने के बाद मामलात को तय किया ताकि जहाज पर मौजूद तमाम लोगों को बचाया जा सके। इस पॉइंट को आपने अच्छे से माइंड में रखना है, क्योंकि इसके बारे में हम आगे भी बात करने वाले हैं। मामला तय करने के बाद ये हाईजैकर्स 2 शर्तों पर तमाम लोगों को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, और पहली ये कि इन्हें किसी भी सूरत भारतीय हुकूमत के हवाले नहीं किया जाएगा, और दूसरी ये कि एक चार्टर प्लेन के जरिए इन्हें अमेरिका भेज दिया जाए। इस दौरान इंडिया की भी एक टीम दुबई के लिए रवाना हो चुकी थी और इस जहाज के अंदर रॉ के एजेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल डिफेंस और इंटेलिजेंस के लोग सवार थे, जिसका मकसद दुबई अथॉरिटीज को मनाना था कि इन हाईजैकर्स को वो इंडियन गवर्नमेंट के हवाले कर दे। मगर दुबई अथॉरिटी इस बात के लिए नहीं मानी, क्योंकि वो हाईजैकर्स से पहले से वादा कर चुकी थी और इसे तोड़ने पर इन्हें डर था कि ये मामला इनकी एयरलाइन के साथ भी हो सकता है, यानी कि अगली बार इनकी एयरलाइन का जहाज भी अगवा हो सकता है और ये हाईजैकर किसी सूरत भी दुबई अथॉरिटीज पर भरोसा नहीं करेंगे।
इंदिरा गांधी ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी को ये काम सौंपा जिसकी यूएई की रॉयल फैमिली और डिफेंस में अच्छे ताल्लुकात थे। आखिरकार वो इसमें कामयाब हो गए और दुबई अथॉरिटी इन तमाम हाईजैकर्स को इंडिया के हवाले करने पर रजामंद हो गई। लेकिन असल मसला था इन हाईजैकर्स को भारत में वापस लाना। इस मकसद के लिए रॉ ने अमेरिका की एक कंपनी से चार्टर प्लेन जहाज को किराए पर लिया जिसके अंदर रॉ, इंटेलिजेंस और दूसरे पैरामिलिट्री स्टाफ और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के एक शख्स को बिठा दिया गया और इस पूरे ऑपरेशन को रॉ का एक ऑफिसर कंट्रोल कर रहा था। जब ये चार्टर प्लेन दुबई एयरपोर्ट पर लैंड कर गया तो दुबई अथॉरिटीज ने इन हाईजैकर्स को यकीन दिलवाया कि ये जहाज तुम्हें तुम्हारी डिमांड के मुताबिक अमेरिका ले जाएगा। सो जब ये हाईजैकर्स इस जहाज के अंदर सवार हो गए तो दरवाजे को बंद करके यहाँ पर ज्वाइंट टीम ने तमाम हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लिया। इसी मिशन के अंदर शामिल ऑफिसर्स में से एक का किरदार निभा रहे हैं अक्षय कुमार, जिसका नाम है बेल बॉटम। 15 अगस्त जब इंडिया का इंडिपेंडेंस डे होता है, इसके ठीक 4 दिन के बाद 19 अगस्त को इसे रिलीज किया गया क्योंकि इसके बाद तमाम इंडियंस देशभक्ति से भरे होते हैं। सो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस की तवज्जो को हासिल किया जा सकता है। और फिल्म की कहानी घुमा फिराकर वही घिसी पिटी है कि पाकिस्तान इस कहानी के अंदर फिर से विलन बन जाता है, जबकि दूसरी तरफ खालिस्तान को एक एंटी नेशनल मूवमेंट दिखाकर लोगों की नजरों में से गिराया गया है ताकि दुनिया भर से वो अपनी हमदर्दियां ना समेट सकें, वो सब के सब गद्दार कहलाए जाएं। असल कहानी को सुनने के बाद अब आप ये मुझे बताएं कि ये हाईजैकर्स कहाँ से सिख लगते हैं। ना इनके चेहरे पर दाढ़ी है, ना सर पर पगड़ी। फिल्म में ये कहाँ पर खालिस्तान का नारा लगाते नजर आते हैं। क्योंकि फिल्म में लड़कों के इन लुक्स को दिखाने का मकसद था इसका ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ना और खास तौर पर इन हाईजैकर्स को मुसलमान दिखाना, और कुछ भी नया नहीं है। वही पूरी फिल्म का फोकस जबरदस्ती के बनाए गए एक हीरो पर फोकस कर दिया गया है जिसने इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को अकेले इन दहशतगर्दों से लड़कर अंजाम दिया हो, और फिल्म के बाकी सब कैरेक्टर्स बस स्क्रीन को भरने के लिए रखे गए हैं। बस यही एक हीरो है जो कि पूरे मुल्क को बचा रहा है। हालांकि हकीकत में ये भारतीय एजेंसीज का सबसे बड़ा फेलियर था कि उन्होंने इतने बड़े हाईजैक को होने कैसे दिया, वो इसे एंड तक रोक क्यों नहीं पाए दुबई की एडवांस पुलिस की मदद के बगैर। इंडियन फिल्म्स के अंदर आप जानते हैं कि जबरदस्ती हीरोइन को डाले बगैर कोई फिल्म मुकम्मल नहीं होती, इसीलिए हम देखते हैं कि गैर जरूरी गाने और लेटेस्ट लिबास के साथ आज के जमाने का रोमांस भी इसके अंदर डाला गया है जो कि 18s के जमाने के अंदर लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं था। फिल्म में हर मुमकिन ये कोशिश की गई है कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर दिखाया जाए जो कि इसी एटीट्यूड को या ऐसी एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। यानी इन शॉर्ट आजकल पाकिस्तानी इन फिल्म एक्टर्स के रोजगार का जरिया है। इसके बगैर ना तो इनकी देशभक्ति बिक सकती है और ना ये फिल्म्स। जहां तक इन सिख हाईजैकर्स की बात है तो ये 18s की दहाई के अंदर खालिस्तान की आजादी के लिए तहरीक चला रहे थे जो कि उस टाइम में बहुत जोरों पर थी। इस तहरीक दल खालसा के सरबराह को एक सहाफी के कत्ल के इल्जाम के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पंजाब में मुजाहरे शुरू हुए और इसी जरनैल सिंह की रिहाई और 5 लाख अमरीकी डॉलर्स की डिमांड इन हाईजैकर्स की थी। उस वक्त भी इन सिखों की आवाज को दबाने के लिए बिल्कुल यही हरबे इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन अफसोस कि भारत ने इससे जरा भी सबक नहीं सीखा और आज भी पंजाब के किसान अपने हकूक के लिए सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। इस फिल्म पर आधे से ज्यादा कमेंट तो इसी चीज के हैं कि किसान एकता जिंदाबाद या इसी से मिलते जुलते नारे कमेंट सेक्शन में भरे पड़े हैं। मतलब अपने घर की परवाह नहीं है मगर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना और प्रोपेगेंडा करना क्योंकि प्रॉफिटेबल है इसीलिए चल रहा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया है कि कैसे यूएई के इस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर शेख मोहम्मद राशिद अल मखतूम ने कैसे समझदारी से सूरत हाल को संभाल कर हिंदुस्तान की मदद की, मगर इन लोगों ने बदले में यूएई को भी इस प्रोपेगेंडा से नहीं बख्शा, बल्कि इस एहसान के बदले में पेट में छुरा यूं गोंपा कि फिल्म के अंदर हम देखते हैं कि इस मिशन को यानी यूएई से इन हाईजैकर्स को वापस लाने तक का सब काम अक्षय कुमार यानी कि बेल बॉटम ने किया था और शेख मोहम्मद को भी इस मंसूबे का पता तक नहीं था, जो कि सीधा सीधा यूएई की इंटेलिजेंस और डिफेंस को कमजोर दिखाने की साजिश है और खुद को दुनिया के अंदर एडवांस तरीन दिखाने की ताकि दुनिया इनकी तारीफें करे। अगर ये कोई एक्शन फिल्म होती तो तब तो हमें कोई इतराज नहीं था, लेकिन दरअसल ये हिस्ट्री पर बनी एक फिल्म है जिसमें हकीकत नहीं दिखाई गई और यही हमारा सबसे बड़ा इतराज है। और इसी की वजह से पहली बार ऐसा हुआ है कि फिल्म को रिलीज होने से पहले ही यूएई समेत कतर, कुवैत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है और इनके सेंसर बोर्ड ने अक्षय कुमार से ये कहा है पहले से आराम है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हिंदू इंतहा पसंद आईना दिखाने वाली फिल्म्स के साथ करते हैं, मसलन पीके एंड ओ माई गॉड। पाकिस्तान को नीचा दिखाना आजकल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए और फिल्म बेचने के लिए बहुत जरूरी हो गया है और अब दुनिया भी इनकी हकीकत को जानकर इनकी झूठ की फितरत को पहचान चुकी है। और हाल ही में असल मिशन तो अफगानिस्तान में मुकम्मल हुआ है, जो अरबों डॉलर पाकिस्तान को घेरने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किए, वो सब कुछ छोड़कर और अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके इसे वहां से भागना पड़ा और तालिबान को बैठे बैठे बिना कोई कर्जा लिए और बिना कोई सूद के मुफ्त में अरबों डॉलर का बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया और वो भी बिना किसी सूद के। इसलिए तालिबान का इंडिया को ये कहना था कैसे दिया आपको है नहीं दिया अच्छा।
और जब इंडिया ने तालिबान से ये शिकायत की कि भाई साहब ये सब कुछ तो हमारा बनाया हुआ है, हमें यहाँ से क्यों निकाल रहे हो, तो तालिबान ने जवाब दिया, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? इस वक्त ये फिल्म इंडिया के कई थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है और क्या ही खूबसूरत रिस्पांस ऑडियंस को थिएटर से निकलकर पंजाब के किसानों की तरफ से मिल रहा है, जरा आप भी सुन लें। अक्षय कुमार की फिल्म देखने वाले शर्म करो। जी हाँ, लोग इन्हें बददुआएं दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जितनी भी साजिशें या प्रोपेगेंडा इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कर ले, मगर आज दर हकीकत दुनिया में खुद की जगह सही मजाक और बेइज्जती का मौका खुद ही दुनिया को दे रहा है। क्योंकि दोस्तों सच को चाहे लाख पर्दों के अंदर ही क्यों ना छुपा लें, वो एक बार सामने जरूर आता है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे कैसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।